अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वेरी हैप्पी ट्यूसडे टू यू ऑल। तो आज जो है वो, जैसा कि मैंने आपको अपने शॉर्ट में बताया था कि आज जो है वो हम बात करेंगे एक्सपेडाइट के ऊपर कि जी एक्सपेडाइट को कितना टाइम लगता है। एक्सपेडाइट के जब आ जाता है, जब एक्सपेडाइट अप्रूव हो जाता है तो फिर इंटरव्यू लेटर कितने दिन में आता है, प्रोसेस क्या होता है एक्सपेडाइट करने का, और जो है वो आजकल के दौर में कितना चांसेस है कि हमें एक्सपेडाइट होने का जो है अप्रूव होने का मौका मिल जाएगा। तो इस पर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। चीज़ जो बेसिक सबसे पहले एक्सपेडाइट के मुतालिक भी जानना ज़रूरी है वो ये है कि जैसे कि केस बाय केस आपका जो है वो वीज़ा प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे स्पाउस वीज़ा है, जो टाइमलाइन होती है, हम DQ के बारे में बात करते हैं, जिसने पहले अप्लाई किया है पहले आता है, उसके बाद आता है, लाइक केस बाय केस डील होता है। इसी तरह एक्सपेडाइट की जो रिक्वेस्ट है वो भी केस बाय केस देखी जाती हैं, उनकी भी एक टाइमलाइन होती है, एक क्यू होती है। तो एक्सपेडाइट के लिए भी जो है वो केस बाय केस उसको फॉलो किया जाता है। दूसरा इसमें पॉइंट जो हमें ज़रूर याद रखना चाहिए वो ये है कि एक्सपेडाइट जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी फिर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स आप साथ में रिक्वेस्ट के साथ अटैच करके जो है वो देते हैं। एक्सपेडाइट रिक्वेस्ट करने का भी एक प्रोटोकॉल होता है। और तीसरी बात जो है वो ये होती है कि एक्सपेडाइट के लिए भी जो है जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो डिस्क्रिशन पे अपने काम करती हैं, यानी उनकी फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि हमारा ये क्राइटेरिया था तो जो है उसका अप्रूव हो गया, हमारा अप्रूव नहीं हुआ। कि वीज़ा के प्रोसेस में स्पेशली एवरी केस इज़ डिफरेंट, एवरी सिनेरियो इज़ डिफरेंट। तो इसमें भी ये होता है कि कुछ केसेस जो है वो अप्रूव होते हैं और कुछ नहीं होते। जो ये भी जो है वो अथॉरिटीज़ की डिस्क्रिशन पे जो है वो इस पे बेस करता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि अगर इस सिचुएशन में इस मेडिकल इलनेस की वजह से वो केस अप्रूव हो गया था एक्सपेडाइट के लिए तो आपका नहीं हुआ। तो इसको माइंड में रखना चाहिए कि देयर आर लाइक चांसेस होते हैं कि आपका अप्रूव हो या ना हो। अच्छा, एक्सपेडाइट की जो है वो बहुत सारी जो है कंडीशंस होती हैं कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि अगर आपके साथ इस किस्म का कोई केस है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि हम एक्सपेडाइट के लिए अप्लाई कर दें। तो उनमें से जो है वो कुछ चीज़ें, कुछ रीज़न्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एक रीज़न ये हो सकता है, पहला रीज़न कि पिटिशनर या बेनिफिशरी में से दोनों में से कोई एक जो है वो, या दो जो भी है, उनको किसी को मेडिकल इलनेस है, कोई सीवियर हेल्थ कंडीशन है, हेल्थ इशू है, तो उसका जो है उसकी वजह से उसकी बेसिस को बना के आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ पिटिशनर या बेनिफिशरी को हेल्थ इशू हो गया है और उनका आप साथ रहना ज़रूरी है, तो इसलिए हमारे वीज़ा प्रोसेसिंग को तेज़ कर दिया जाए। तो ये एक रीज़न हो सकता है। एक रीज़न इसका ये होता है कि अगर किसी की जॉब है, कोई वर्किंग वीज़ा पे जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट का इशू है, अगर वो इंसान वहाँ पे जल्द अज जल्द नहीं पहुँचा तो कंपनी को जो है वो कोई बड़ा इशू हो जाएगा, सिवियर फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, इस किस्म की कोई कंडीशन होती है तो भी आपकी जो एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट है उसको कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा एक रीज़न होता है कि चाइल्ड, जब आप इमीडिएट रिलेटिव में चाइल्ड अंडर 21 ऑफ एज के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जो बच्चों के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो अगर बच्चे की एज जो है वो 21 ईयर्स से बढ़ रही है और आपको मालूम है कि अगर 21 ईयर्स से बढ़ जाती है तो फिर उसको नहीं पेरेंट्स के साथ फिर वो आ सकता है। तो इस सिलसिले में भी आप फौरी तौर पे अप्लाई कर सकते हैं कि उसकी एज जो है वो ज़्यादा बड़ी हो रही है, 21 ईयर ओल्ड से ज़्यादा होने वाला है वो, तो इसलिए कोई आप हमारे वीज़ा प्रोसेसिंग को तेज़ कर दिया जाए ताकि वो बच्चा जो है वो फिर अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका आ सके। अगर अपनी जो होम कंट्री है उसमें जो है इंसान जो बेनिफिशरी रह रहा है या जो भी रह रहा है, पिटिशनर बेनिफिशरी जो है, उसको किसी किस्म का ट्रॉमेटाइज्ड हो रहा है, किसी किस्म का जो है वो होम कंट्री में उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसकी थ्रेट है उसकी लाइफ को किसी किस्म का, तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट जो है। इसके अलावा USCIS से फॉर्म्स के सिलसिले में कोई एरर हो जाए कि कभी आपकी जो पिटिशन अप्रूव हो के आई है I-130 की, उसमें किसी किस्म का एरर है, आपका नाम जो है वो गलत लिखा है या कोई चीज़ का इस किस्म का एरर है, जो USCIS का एरर है कोई, तो इस सिलसिले में आप इसको बेसिस बना के भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्योंकि अभी उसको सही होने में फिर से वो टाइम लगेगा, तो आगे जो है NVC के बाद हमारे प्रोसेस को थोड़ा जल्दी किया जा सके। तो USCIS के एरर के नतीजे में भी आप एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट सबमिट करा सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन रीज़न, वही किसी किस्म की इलनेस है, सिक है,
एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के सूरत में भी जो है वो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि एक्सपेडाइट को कंसिडर किया जा सके। मैं अप्रूवल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंसिडर की बात कर रही हूँ कि वो देख लें कि हाँ इनका एक रीज़न है कि एक स्पाउस जो है वो प्रेग्नेंट है और उसको ज़रूरत है कि उसका जो है स्पाउस के साथ हो सके इस सूरत में। तो इस प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे लोग एक्सपेडाइट को करते हैं और मैंने केसेस सुने हैं जिसमें वो अप्रूव भी हुए हैं। इसके अलावा जो है वो बस और आजकल जब कोविड का ज़माना हुआ था जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, वैक्सीन पे काम करने वाले कुछ लोग होते हैं, इस किस्म के लोगों के भी वीज़ा प्रोसेस को जल्दी एक्सपेडाइट किया जा रहा था और करा जाता है हमेशा ही। जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, हेल्थ केयर में काम करते हैं, तो उन्हें कहीं पहुंचना ज़रूरी है कि जहाँ के लिए वो जा रहे हैं वहाँ पे उनकी ज़रूरत है, या वो नहीं पहुँचे तो किसी किस्म की रिसर्च में या किसी किस्म के मेडिकल प्रोसीजर में नुकसान हो सकता है, तो ऐसी सूरत में उनकी एक्सपेडाइट भी कंसिडर की जाए। एक और चीज़ होती है जो मैंने अभी मिस करी कि अगर कोई एक स्पाउस जो है वो क्योंकि दूर रहने की वजह से वो एक खासे मुश्किल फाइनेंशियल हालात से दो चार हो रहे हैं, उन्हें साथ रहने की सूरत में जो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगी, तो इस किस्म की सूरत में इसको बेसिस बना के भी आप एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट जो है वो फाइल कर। अच्छा, एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट जो है वो कैसे सबमिट की जाए, कैसे जो है वो कांटेक्ट किया जाए, कैसे बताया जाए एनवीसी को कि हमें जो है एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट प्लेस करनी है या हमारे ये रीज़न है। तो मैंने जो है वो एक तरीका मैं आपको वो भी बताऊँगी जिससे मैंने की थी, हमारी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव नहीं हुई थी, मैं रीज़न भी बताऊँगी उसका। और एक तरीका वो जो मैंने रिसर्च की थी और उसमें लिखा कि कुछ लोग जो है वो इस तरह भी करते हैं, और एक मैंने किसी खातून का देखा था कि जिन्होंने इस तरह से रिक्वेस्ट की थी और उनकी अप्रूव हुई थी। तो दो तरीके हैं जो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे लोग भी लिख रहे हैं कि हमने इसके थ्रू अप्लाई किया। एनवीसी की वेबसाइट पे जो तरीका जो है वो उसका लिखा हुआ है कि यूएससीआईएस की वेबसाइट पे कि आप ऐसे कॉल कर सकते हैं, और जो भी मेरी रिसर्च है उससे मैं आपको बता सकती हूँ। तो सबसे पहले ये कि यूएससीआईएस का एक नंबर है जो कि मैं स्क्रीन पे आपको दे दूँगी, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, और एक एनवीसी का भी नंबर है। दोनों नंबर्स जो है वो मैं आपको दे दूँगी, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। आप इन नंबर्स पे जो है वो कॉल कर सकते हैं और जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको कहेंगे कि आपको 2 टियर ऑफिसर से बात करनी है, 1 टियर ऑफिसर से बात करनी है। तो वो जो है उनकी ग्रेड्स होते हैं, तो आप कोशिश करें कि जब आप कॉल करें तो आप 2 टियर ऑफिसर से बात करें। 2 टियर ऑफिसर से बात करने के नतीजे में ये होता है कि उनके पास एक्सेस होता है आपके केस तक, और आप अगर उन्हें अपना वीज़ा का नंबर देंगे तो वो आपकी डिटेल्स को थोड़ा देख सकते हैं, तो आपको बेटर गाइड कर सकेंगे। ये मैं आपको सिर्फ रिसर्च से इस तरह से बता रही हूँ जो मैंने दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस से सुना है कि जिन्होंने कहा है। तो 2 टियर ऑफिसर से बात करने की कोशिश करें, अगर वो आपसे कर लें तो उन्हें अपनी प्रॉब्लम को बताइए, वो आपको आगे फर्दर गाइड कर देंगे कि आपको किस तरह से इसको अपने आप को प्रोसेस करना है इस चीज़ को। नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं और मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी शामिल कर दूँ। एक और तरीका होता है, एक वेबसाइट एक ईमेल एड्रेस है nvcexpedite@state.gov। ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ईमेल एड्रेस, इस ईमेल एड्रेस पे आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को, अपनी रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, और यही वो ईमेल एड्रेस है बेसिकली जिस पे मैंने अपनी जो है एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट भेजी थी। तो हमने जैसे रीज़न फॉर इंस्टेंस बनाया था कि जब आप दूर रहते हैं तो आप मेंटली जो है वो परेशान हो रहे होते हैं, आपका जो है वो मेंटल आपको थोड़ा ट्रॉमा हो रहा होता है सेपरेशन की वजह से, कि अगर आप 2 साल से ज़्यादा दूर रह रहे हैं या इस तरह का अरसा हो गया है आपको, तो हमने इसको बेसिस बना के अपनी रिक्वेस्ट लिख के और इस ईमेल एड्रेस पे भेज दी थी। लेकिन वहाँ से यही जवाब आया कि ड्यू टू बैकलॉग और ड्यू टू इतने सारे जो हमारे पास केसेस हैं, हम इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर सकते। और ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो टाइम का जो रीज़न है कि हमें टाइम बहुत लग रहा है, ये तो बहुत सारे लोगों के साथ आजकल हो रहा है। मेडिकल इलनेस कोई अल्लाह ना करे सिवियर जो होती है, तो फिर उस पर आप डॉक्टर से लिखवा के और उसको स्कैन लेटर की सूरत में अपनी ईमेल के साथ अटैच करके इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं कि अल्लाह ना करे कोई एक स्पाउस जो है वो किसी बीमारी का शिकार हो गया और उसको ज़रूरत है कि उसका स्पाउस उसके साथ आ सके। तो ये एक थोड़ा और वैलिड रीज़न होता है जिसको वो लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं। जो मैंने आपको nvcexpedite@state.gov जो ईमेल एड्रेस बताया है, तो इस पे ईमेल लिखने का भी एक सैम्पल प्रोसीजर है कि इस तरह के इसको फॉलो करके जो डिफरेंट अटर्नीज़ होते हैं, डिफरेंट लॉयर्स होते हैं, वो रेकमेंड करते हैं कि इस फॉर्मेट में लिख के, कि यहाँ पे अपना नाम लिख के, यहाँ पे इस तरह नीचे अपना रीज़न लिख के, सब्जेक्ट लिख के, इस तरह से ईमेल जो है भेजी जाए और स्कैन डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाए जाएँ। तो
मैं आपको यहाँ पे सैम्पल स्क्रीन पे भी आ रहा है, सैम्पल जो ईमेल आपकी जिस तरह होनी चाहिए उसको आप देख लीजिए। ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी ज़रूर ऐड कर दूँगी कि जब भी आप में से कोई लोग जो है अपना इस तरह से एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट भेजें तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करें और एक रैंडम सा ईमेल नहीं लिखें, जो प्रोटोकॉल है उसी को फॉलो करें, तो जाहिर है फिर आपके इंशाल्लाह अप्रूवल के चांसेस भी थोड़े शायद बढ़ जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जब मैं अपना प्रोसेस कर रही थी और जब हमने सोचा कि हम एक्सपेडाइट के लिए काम करें, तो कुछ लोगों ने से मैंने ये भी सुना है और आजकल भी मैंने रिसर्च में देखा कि कुछ लोगों ने कहा कि हमने 3-4 दफ़ा जो है वो ट्राई किया ख़ुद से और ईमेल भेजी और इस तरह कांटेक्ट करने की कोशिश की डिफरेंट तरीक़ों से, लेकिन हमारी एक्सपेडाइट अप्रूव नहीं हो सकी। लेकिन फिर हमने एक लॉयर हायर किया और लॉयर के थ्रू जो है ये प्रोसेस करवाया, लाइक सेम प्रोसीजर इसी ईमेल का, लेकिन लॉयर के थ्रू करवाया, तो जो है वो हमारी अप्रूव हो गई। तो आई रियली डोंट नो कि इसका कितने चांसेस होते हैं। ये होता है एक्चुअली कि अगर आप लॉयर से कराएं या किससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये हवा कितनी तेज़ चल रही है आज यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई लोग हो जिनके पास लॉयर हो तो आप बहुत बेहतर है कि आप उसी के थ्रू ये कराएंगे, तो जाहिर है वो ज़्यादा फॉर्मेलिटी के साथ, ज़्यादा प्रोटोकॉल्स के साथ ये काम कर सकेंगे। तो मैंने 2-3 लोगों से ये बात सुनी कि उन्होंने कहा कि हमने हमारा लॉयर के थ्रू हमने इस प्रोसेस को आगे बढ़वाया। अच्छा, आप लोग भी देखते होंगे, मैं भी आपकी तरह ही देखती हूँ और अपने वीज़ा के टाइम पे भी देखती थी, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो वीज़ा थ्रेड्स चल रहे होते हैं जिनमें लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारा DQ आ गया है, हमारा इंटरव्यू लेटर आ गया है, हमारा नहीं आया है, हम इतने दिन से वेट कर रहे हैं। तो मैं इसी तरह के एक थ्रेड को फॉलो कर रही थी और उसमें एक लड़की ने लिखा था, उसका इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू लेटर, इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर उसकी एक्सपेडाइट अप्रूव हो गई थी और वो कह रही थी कि इट्स बिन 4 वीक्स के मेरा इंटरव्यू लेटर अभी तक नहीं आया है, जबकि मेरी एक्सपेडाइट की अप्रूवल हो चुकी है। ये बिल्कुल आजकल का टाइम है, उसने इसी महीने में ये चीज़ पोस्ट की थी। तो मैं इससे उसको आपको बता रही हूँ, ऑब्वियसली मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मेरी बात जो भी मैं करती हूँ लीगल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं होती है, सिर्फ एक्सपीरियंस होता है जो कि मेरे अपने प्रोसेस से मुझे हुआ है, और वो रिसर्च होती है, नॉलेज होती है जो मैं डिफरेंट ग्रुप्स पे आप लोगों की तरह ही पढ़ती हूँ और देखती हूँ। तो वहीं से मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग भी ऑब्वियसली बहुत सारे ग्रुप्स फॉलो करते होंगे। एक थ्रेड में वीज़ा के एक लड़की ने यही बात कही है कि 1 महीना हो गया है एक्सपेडाइट अप्रूव हुए हुए आजकल के दौर में, आजकल के महीने में, और अभी तक इंटरव्यू लेटर नहीं आया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि एक्सपेडाइट का मतलब आजकल के टाइम में बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको नेक्स्ट डे वो इंटरव्यू लेटर भेज देंगे। वैसे पहले यही जब हमारा टाइम, जब मेरा 2020 में एक्चुअली जब मेरा एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट भेजी थी तो एक हफ्ते के अंदर मुझे आंसर आ गया था कि आपकी जो है ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है। लेकिन आजकल और ज़्यादा बैकलॉग हो गया और टाइम लग रहा है। मुझे भी रिजेक्शन का ईमेल आया था, लेकिन एटलीस्ट ये था कि 1 हफ्ते में उन्होंने बता दिया था कि हमने आपकी वो रिजेक्ट कर दिया है। तो इस हिसाब से जो है वो आप देख लीजिएगा कि क्या टाइम फ्रेम चल रहा है और कितना टाइम लग सकता है इवन एक्सपेडाइट अप्रूव होने के बाद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और उम्मीद है कि इससे आप लोगों को फ़ायदा हो सको। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर दिया कि हमारी तो एक्सपेडाइट की वो अप्रूव नहीं हुई थी एप्लीकेशन, लेकिन फिर भी सब लोग अगर चाहें, जिनकी कोई भी इस तरह के केसेस हों जो मैंने बताए ऊपर, अगर इनसे रिलेट करते हो तो ट्राई कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है अप्रूव हो जाए और आपका वीज़ा जल्दी हो जाए, हम सबको यही उम्मीद करनी चाहिए। सो हैव अ ग्रेट डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि ये ग्रो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसको देख सकें। आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।